वंश में मैंने सबसे पहले आपको इसके संस्थापक का नाम बताया था, इनका राज चिन्ह बताया था और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि भाई आपका जो तंजावुर है उसका वास्तुकार यानी कि आपका आर्किटेक्ट कौन था, ये सब मैंने बताया। फिर मैंने विजयालय के बारे में बताया कि इसने नर केसरी की उपाधि धारण की, चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और ये पल्लवों का सामंत। सामंत कौन होते हैं? मंत्री हुआ करते थे, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद कराईकल के बारे में हमने बात की थी, सबसे प्रतापी राजा था, उत्तर भारत पर आक्रमण करके मगध और अवंती को इसने जीता था। ये सारी बातें प्यारे बच्चे मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, आपको अगर याद होगा, ठीक है, आपने अगर रिवीजन किया होगा तो आपको ये सारी बातें याद होंगी, तो आपको ये सारी बातें याद भी रखनी चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चे मैंने आगे की तरफ गई थी और बताया था कि भाई उत्तर भारत को इसने जीता और आपको बता दूं कि सबसे प्रतापी राजा आपका कराईकल था। कराईकल के टाइम पर ही वेणी का युद्ध हुआ, उत्तर भारत के राजाओं के संघ को इसने हराया था। उसके बाद पुहार बंदरगाह का निर्माण कराया और फिर मैं बात कर रही थी आपसे प्यारे प्यारे से बच्चों, आपसे मैं बात कर रही थी उसके बाद में आदित्य प्रथम के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि इसने पल्लव वंश के शासक जो था अपराजित वर्मन को हराया और एक स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए कहा जाता है कि आदित्य प्रथम के समय पर ही चोल जो वंश था उसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई थी, क्योंकि इसी ने ही पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया था। इसको हराने के पश्चात, पल्लवों को हराने के पश्चात इसने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। ये भी कारण मैंने आपको बताया था कि कोदंडराम की उपाधि इसने कब धारण की थी, तो मैम पल्लवों को हराने के पश्चात इसने धारण की थी। उसके बाद प्यारे बच्चे आज हम पढ़ेंगे परांतक प्रथम। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसका हल्का सा रिवीजन करा दिया ताकि आपकी चीजें अच्छे से आपको याद रहें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से चीजें याद रहें। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखनी है बातें। आगे चलते हैं और आगे फिर हम देखते हैं कि भाई आगे मैम आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो बेटा डाउट ग्रुप में करो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करो क्योंकि यहाँ पे एक अकेले आप नहीं हो, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। मैम आज भी छुट्टी नहीं करी आपने, छुट्टी ऑलरेडी आप 3 दिन से छुट्टी ही कर रहे हो, ठीक है। नींद आ जाती है, हाँ जी नींद आनी भी चाहिए क्योंकि आपका उद्देश्य आपके सामने नहीं है, इसलिए नींद आ जाती है। ये टॉपिक जो है बोर है, लेकिन आपको मैं एक और चीज बता दूं, ठीक है, कि ये टॉपिक बोरिंग है लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं ये टॉपिक छुड़वा दूंगी तो फिर किसे टैग करोगे ग्रुप पे? मुझे, कि मैम आपने ये टॉपिक नहीं कराया और यहां से क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब मैं किसी का कमेंट लेने वाली नहीं हूं, ध्यान से सुनिएगा। परांतक प्रथम ने क्या किया था? पांडे शासकों को हराया था। पांडे कौन थे? अभी मैं आज ही आपको पढ़ाऊंगी कि पांडे भी एक वंश हुआ करता था जिसमें चोल, चेर, पांडे ये तीनों ही आपके संगम युग से जुड़े हुए हैं। संगम साहित्य के बारे में भी प्यारे बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे परांतक प्रथम के बारे में, तो इसने क्या किया? सबसे पहले परांतक प्रथम के बारे में बात करते हैं तो पांडे शासकों को हराया, तंजौर का चिदंबरम मंदिर इसी ने बनवाया, और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, राष्ट्रकूट शासकों कृषम प्रथम ने गंगों के साथ मिलकर परांतक प्रथम को हरा दिया था और हराकर उत्तरी क्षेत्र छीना था। जैसे आपको पता है कि ये साउथ के हैं सारे और नॉर्थ में भी पहुंच गए थे। कौन पहुंचा था नॉर्थ में? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि भाई आपका नॉर्थ में जो है कराईकल पहुंचा था, उसने मगध और अवंती को जीत लिया था। कराईकल के बाद में आपका आदित्य प्रथम, और आदित्य प्रथम के बाद जब परांतक प्रथम आता है तो ये आपका राष्ट्रकूट शासक है कृष्ण प्रथम। इसने आपके गंगा क्षेत्र में रहने वाले जितने भी शासक थे सबको अपने साथ मिलाया और परांतक प्रथम को हराकर उत्तरी क्षेत्र को छीन लिया कि उत्तर भारत में आप शासन नहीं कर सकते हैं। तो ये किसने किया? परांतक प्रथम ने किया, जो कि इस वंश का आदित्य प्रथम के बाद अगला शासक था। अब आपका प्यारे बच्चे ये भी ध्यान रखना है कि जो परांतक प्रथम है इसे हराने वाला कौन था, और ये भी ध्यान रखना है कि इसने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां तक आपको बातें बताई, प्लीज आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम आगे की चीजें देख सकें। राम राम भाई, आप सभी को आज मैं भूल गई हूं करना, सभी को राम राम है मेरी तरफ से।
बताइए, लिखिएगा फटाफट बेटा, और लिखकर प्लीज आप जल्दी से मैसेज करेंगे ताकि मैं आगे की तरफ चल सकूं। तो मैंने आपको क्या बताया, आदित्य प्रथम कल बता चुकी थी, परांतक प्रथम पांड्य शासकों को हराया। इसे किसने हराया, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने गंगों के साथ मिलकर इसको हराया और उत्तरी क्षेत्र को जीत लिया। साथ साथ इसने तंजौर का चिदम्बरम मंदिर बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप सभी ने लिख लिया, थैंक यू सो मच, आपने फटाफट बताया मुझे। आगे आगे हम बात करेंगे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा राज प्रथम। क्या नाम है इसका, सॉरी राजा राम लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, राज राज प्रथम करेंगे इसको हम, राज राज प्रथम, ठीक है। मैं इसको अभी करेक्ट कर देती हूं, राज राज प्रथम है प्यारे बच्चे, ये राज राज प्रथम, ना कि राजा राम प्रथम, राज राज प्रथम। लिखिएगा, राज राज प्रथम। मैं इधर लिख देती हूं, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, राज राज प्रथम, ठीक है। और देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई राज राज प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बहुत पूछा जाता है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से बनते हैं, राज राज प्रथम से। और राज राज प्रथम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, इसने शिवजी की जो नटराज की मूर्ति है उसको बनवाया। अभी इसके काम एक स्लाइड पर लिखकर बता दूंगी ताकि जो बच्चे जिन्हें पीडीएफ से समझ में नहीं आता है वो आपका यहां पर, ठीक है, वो यहां पे उनको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ जी, मेरे घर में सब बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। जो घटना हुई थी, जो दुर्घटना घटी थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। राजराज प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, बहुत पूछा जाता है। जी शिवम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं वो इन चीजों को जानते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चे, कुछ नहीं हुआ है, नहीं बेटा मैं बिल्कुल उदास नहीं हूं, बिल्कुल ठीक है सब कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुश हैं तो हम लोग अपने आप खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब नहीं होगा ब्लर, मैंने उसकी सेटिंग करवा दी है अभी, इसीलिए मैंने आपको बोला 1 मिनट रुको। देखो तो प्यारे बच्चे, यहां पे हम बात कर सकते हैं कि इनकी उपाधि क्या है, शिव प्रसाद शेखर इनकी उपाधि है। किसकी, राजराज प्रथम की। दक्षिण भारत में भूमि मापने का पहला प्रयास इन्होंने ही किया था। तो अगर हम राजराज प्रथम के बारे में फैक्ट्स लिखना स्टार्ट करते हैं तो मैं यहां पे लिख के बताती हूं मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए जिन्हें पीडीएफ से कम समझ में आता है। राजराज प्रथम, तो आपने पहला पॉइंट राजराज प्रथम के बारे में क्या पढ़ा है बताइए मैम, सबसे प्रतापी शासक। हमने एक इनके बारे में फैक्ट पढ़ा है कि सबसे प्रतापी शासक राजराज प्रथम थे। देखते हैं क्या हमने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। फिर दूसरा फैक्ट हमने पढ़ा है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, ये भी हमने सही लिखा है, ठीक। उसके बाद तीसरा आपको बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, हाँ जी, उसके बाद नटराज की मूर्ति बनवाई, नटराज की मूर्ति बनवाई, ठीक है, नटराज की मूर्ति इन्होंने ही बनवाई, ठीक। ये इनके समय पर हुआ है सारा काम, इसलिए आपको बता रही हूं। राजराज प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भूमि मापने का पहला प्रयास इन्होंने ही किया था, ठीक है। दक्षिण भारत में लिख लीजिए, दक्षिण भारत में भूमि मापने का पहला प्रयास, दक्षिण भारत में भूमि मापने का पहला प्रयास,
भूमि मापने का पहला प्रयास किसने किया था? तो मैम राज प्रथम ने किया था। इसके बाद प्यारे बच्चे आपके आएंगे राजेंद्र प्रथम, जो श्रीलंका को जीतेंगे, जिनका नाम होगा राजेंद्र प्रथम, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो श्रीलंका को जीतेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। जैसे आप कहते हैं हाँ जी, अच्छा सॉरी, उपाधि नहीं लिखी, लिख देती हूं उपाधि शिव प्रसाद शेखर। इनका टाइटल क्या था? शिव प्रसाद शेखर। ये इनका टाइटल था आपके राज प्रथम का। ठीक है, अगला अब आपने ये नोट कर लेना है फटाफट से, ताकि मैं आगे की तरफ चल सकूं। कौन सा वंश है? चोल वंश चल रहा है प्यारे बच्चे, अभी चोल वंश ही मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है, चलो जल्दी बताओ। चलिए जल्दी बताइए इस प्रश्न का, सॉरी ये बताइए कि आपने लिख लिया है या नहीं लिख लिया है, बताइए जल्दी से। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आगे फिर आपका, मैंने अभी बोला कि ये राजेंद्र प्रथम आते हैं, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट रूलर है। दक्षिण भारत का सिकंदर इन्हें कहा जाता है, और ये किसने कहा है? तो नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत का सिकंदर इनको कहा है। उसके बाद प्यारे बच्चे विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भी कहा है, और इन्हें इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। किसको? राजेंद्र प्रथम को। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर अगली स्लाइड पर हम क्या लिखेंगे, इनके बारे में लिखेंगे। इन्होंने पाल वंश के शासक महिपाल को हराया। आप अच्छे से जानते होंगे कि एक वंश है जिसका नाम है पाल वंश, और इस पाल वंश के प्यारे बच्चे संस्थापक का नाम है गोपाल। क्या नाम है इस वंश के संस्थापक का? तो आप कहेंगे गोपाल इस वंश के संस्थापक का नाम है। ये आपका किसके बारे में है? राजेंद्र प्रथम। दक्षिण भारत का सिकंदर नीलकंठ शास्त्री ने कहा। दक्षिण भारत का नेपोलियन प्यारे बच्चे इन्हें विंसेंट स्मिथ ने कहा, समुद्रगुप्त को भी जिन्होंने भारत का नेपोलियन कहा, लेकिन इन्हें दक्षिण भारत का कहा। पाल वंश के शासक जो है महिपाल को इन्होंने हराया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। ठीक, इसके बाद में प्यारे बच्चे आपके राज प्रथम आए, राज के प्रथम बाद राजेंद्र प्रथम आए, और अब आएंगे आपके इनके बाद में राजेंद्र प्रथम के बाद में, एक मिनट यहां पे एक मिनट रुकेंगे। ये यहां पे गलत टाइप हो गया है, चलो ठीक है, हम सही करेंगे इसको। आगे देखिए, अब यहां पे जब हम बात करेंगे तो कौन शासक आएगा? तो आप कहेंगे कि भाई राजेंद्र प्रथम आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र प्रथम के बाद यहां पर कौन आएगा? राजेंद्र सेकंड आएंगे। कौन आएंगे राजेंद्र प्रथम के बाद? अच्छा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करवा दिया, नहीं ऐड करवाया, पहले लिख लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, किसमें? आपके राजेंद्र प्रथम में। बेटा राजेंद्र प्रथम ने ही श्रीलंका को जीता था, या श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, एक मिनट लिखिएगा, ये मैं यहां से हटा देती हूं, अगली स्लाइड पे कवर करा दूंगी, क्योंकि यहां मुझे राजेंद्र प्रथम के बारे में अदर इंफॉर्मेशंस लिखनी है। ठीक है, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट मिल जाए। अब देखिएगा यहां पर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि श्रीलंका पर विजय किस शासक ने प्राप्त की थी आपके दक्षिण में? तो आप कहेंगे, इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूं, आप कहेंगे राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रथम दक्षिण भारत का सिकंदर किसने कहा, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसने कहा, इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराया। और प्यारे बच्चे श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम ने जीत जो है, ये सारे पॉइंट किसके बारे में है, राजेंद्र प्रथम के बारे में। और आगे आप लिखेंगे सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार इसने ही किया, सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार, सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार, सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ। ऐड कर दीजिएगा ये पॉइंट्स राजेंद्र प्रथम में। और प्यारे बच्चे इसने एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि लिखिएगा गंगेकोंड चोल, लिखिएगा गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की पाल शासक महिपाल को, पाल शासक महिपाल को हराने के पश्चात, हराने के पश्चात, बस इतना आपको इसमें लिखना है। ये सब राजेंद्र प्रथम के बारे में था। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, तो मैंने अभी आपको यहां पे बताया कि पहला शासक राजराज प्रथम, इससे पहला सबसे प्रतापी शासक, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, नटराज की मूर्ति और दक्षिण भारत में मूवी मापन की शुरुआत की। फिर इसी वंश का नया शासक राजेंद्र प्रथम आता है, जिसे नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत का सिकंदर कहा है और विंसेंट स्मिथ ने इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। साथ साथ प्यारे बच्चे आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था और पाल वंश की संस्थापक गोपाल था। इस महिपाल को हराने के बाद इसने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, गंगेकोंड चोल की उपाधि। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका जो कि भारत, मतलब इसने केवल भारत में ही नहीं विदेशों तक अपनी पहुंच जो है इसने पहुंचाई थी। सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार, यानी कि जो आपका चोल वंश है उसका सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ है वो किस समय हुआ है, तो आप कहेंगे कि राजेंद्र प्रथम के समय पर ही हुआ है। ये लीजिए भाई, आपके लिए मैंने स्लाइड थोड़ी इस तरफ कर दी है। आपका कहना था कि मैम स्लाइड थोड़ी सी इस तरफ कर दो, ठीक है, और भी कर देती हूं मैं, अगर आप कह रहे हैं तो 1 मिनट रुक जाइए। ये लीजिए, ठीक है, चलो ये जो दिख रहा है बीच बीच में इसको मैं रब कर देती हूं ताकि प्यारे बच्चों को दिक्कत ना हो। ये मैंने यहां पर लिखा है ना रब करके, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, उसके बाद आप सारी चीजें नोट डाउन करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने नोट कर लिया है। ये सब राजेंद्र प्रथम के बारे में है प्यारे बच्चे, सब राजेंद्र प्रथम के बारे में है। ठीक है, क्वेश्चंस कब करवाऊंगी, क्वेश्चंस आपके मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा बोरिंग है लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट अभी आएगा जब संगम साहित्य पढ़ाऊंगी, वहां थोड़ी स्टोरी आएगी, वहां प्रेम कहानियां आएंगी। ठीक है, चलो लिख लिया है, डन, वेरी गुड। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं, अब कौन आएगा, राजेंद्र प्रथम आ गया। राजेंद्र प्रथम के बाद प्यारे बच्चे, राजेंद्र प्रथम के बाद यहां पर कौन आएगा, तो आप लिखेंगे राजेंद्र प्रथम के बाद आएगा राजेंद्र सेकंड, और राजेंद्र सेकंड के बाद इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड, जो कि इस वंश का आप कह सकते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक यही है। इस वंश का अंतिम शासक किस वंश का, तो चोल वंश का। अगर किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही किस वंश का, तो आप कहेंगे चोल वंश का। अब ये जो राजेंद्र सेकंड है इसकी एक उपाधि थी,
इसका एक टाइटल है, वो उपाधि लिख लीजिए, वो टाइटल लिख लीजिए। तो आप कहेंगे प्रकेसरी। प्रकेसरी इसका टाइटल था राजेंद्र सेकंड का, और अंतिम है राजेंद्र थर्ड, यानी कि किस वंश का? तो अगर कुछ बच्चे जिन्होंने कल क्लास नहीं ली है तो प्यारे बच्चे, चोल वंश का अंतिम शासक। ये आपका पूरा चोल वंश है। गंगेड़ चोल क्या है? उपाधि है, लिखा हुआ है गंगेड़ चोल की उपाधि, टाइटल ऑफ गंगेकोड़ चोल। ठीक है, अंतिम शासक बता चुकी हूं, राजेंद्र थर्ड है। अब यहाँ पे आपका ये यहाँ पे हो गया पूरा खत्म, चोल वंश हो गया आपका। और चोल वंश के बाद प्यारे बच्चे अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? अभी मैं प्यारे बच्चे आपको पढ़ाने वाली हूं, आपका यहाँ पे नोट कर लीजिए। और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी अब आपका चोल के बाद चेर, और चेर के बाद पांड्य। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। आगे देखिएगा चेर वंश। ठीक है, चोल चेर और पांडे, ये तीनों वंश आपके संगम युग में जुड़े हुए हैं। ठीक, अगर मैं आपसे बात करती हूं चेर वंश के बारे में, थोड़ा सा स्लाइड को इस तरफ कर देती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये रही। ठीक है, अब देखो ध्यान से, चोल वंश खत्म हो चुका है। चेर वंश ये केरल व तमिलनाडु का हिस्सा है, और केरल व तमिलनाडु का यहां पुराना नाम क्या कहा जाता था? चेर वंश को कहा जाता था। साफ लिखा हुआ है। चेर वंश का राज चिन्ह यानी कि यहां का जो एम्बलम था, इंग्लिश है एम्बलम, वो हुआ करता था धनुष। धनुष आपने देखा होगा, जो राम जी चलाते थे, धनुष बाण जिसको हम बोलते हैं। तो इन्होंने अपना जो धनुष, जो बो होता है, उसको इन्होंने अपना एम्बलम बनाया था। तो अब बात आती है कि भाई ये जो चेर वंश है, इस चेर वंश के संस्थापक क्या हैं? सेम क्यों थे? क्योंकि इनके माता पिता को नाम नहीं रखने आते थे। भाई मुझे नहीं पता है, मैं भी वही चीज पढ़ा रही हूं आपको जो आपके इतिहास में लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे चेर वंश। चेर वंश पुराना, इनका केरल व तमिलनाडु का हिस्सा है, और इसका पुराना नाम केरल और तमिलनाडु का चेर वंश हुआ करता था। प्यारे बच्चे, इसका जो संस्थापक है वो है आपका उदयनजेरल। ठीक है, थोड़े अजीब नाम है क्योंकि साउथ के नाम है, तो उदयनजेरल। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इनकी जो राजधानी है वो बंजीपुर, बांजी, करियर या तोंडी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बंजीपुर। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो इसका संस्थापक है उदयनजेरल, इसका उपनाम है प्रियदर्शी। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछूंगी और देखूंगी कितने बच्चों को वो क्वेश्चन याद है। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, आप मुझे बताएंगे कि इतिहास में और कौन सा शासक है जिसे प्रियदर्शी कहा गया है? ठीक है, बताइएगा। चेर वंश सबसे पहले संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे उदयनजेरल है। राजधानी कहां पर है? अशोक, अशोक, अशोक। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। और अब दक्षिण भारत में कौन है प्रियदर्शी? तो आप कहेंगे उदयनजेरल। मैम, दक्षिण भारत में प्रियदर्शी है। प्रिंसेस ने प्रियदर्शी का नाम श्रीलंका शासक तिस्से से जोड़ा है। यानी कि एक क्वेश्चन का आपका और ये पता होना चाहिए कि उदयनजेरल के अलावा श्रीलंका का एक शासक है तिस्से, जिसको प्रियदर्शी कहा गया। तो मैं ये कह सकती हूं कि प्रियदर्शी किस किस को कहा गया? प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। तो आप कहेंगे कि मैम हमने पहला पढ़ा था अशोक, अभी दक्षिण भारत में प्रियदर्शी किसको कहा जा रहा है? तो मैम अब हम पढ़ रहे हैं उदयनजेरल, उदयनजेरल। और अगर हम थर्ड बात कर रहे हैं तो श्रीलंका का शासक, श्रीलंका का शासक
जो ये लाइन मैंने आपको बताई है, प्रिंसेस ने पियदस्सी का नाम श्रीलंका शासक तिस्य से जोड़ा है। यानी कि प्यारे बच्चे, बेटा नाम अभी दूंगी तिस्य। तो 3 लोग हैं जो श्रीलंका में तिस्य है, भारत उत्तर भारत में अशोक है और आपका दक्षिण भारत में उदयन जरेल है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का पियदस्सी किसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था। दक्षिण भारत में किसे कहा जाता है पियदस्सी, अब आप नोट करेंगे। टर्नर ने कहा कि पियदस्सी अशोक ही है। तो तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया, बस फैक्ट लिखा हुआ है कि किसे किसे पियदस्सी कहा गया है। ठीक है, चलो ये आपका यहां पर प्यारे बच्चे पूरा का पूरा चोल वंश के बारे में शुरुआत है। एक बार आप नोट कर ले फटाफट, फिर मैं रिवीजन कराऊं अगली स्लाइड पर कि हमने यहां पर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। जल्दी से आप नोट करके मुझे बताएंगे ताकि मैं अगली स्लाइड पे आपका रिवीजन करवा सकूं। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया है। चलो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मैम एक नया वंश शुरू किया है। 1 मिनट रुक जाइएगा, चलो इधर ही करा देती हूँ इस वाली स्लाइड पे। हमने एक नया वंश शुरू किया है। 1 मिनट, कई सारे पेपर ऐड हो गए आई थिंक। 1 मिनट बेटा, ये खाली स्लाइड्स पे दिक्कत करेंगी पीडीएफ में। चेर वंश पढ़ा, फिर मैंने ये प्लेन स्लाइड ऐड की थी, इसी पे मैं यहाँ पे आपको इसका रिवीजन करा देती हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ चेर वंश की, तो चेर वंश में मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो इनका एम्बलम क्या है। ठीक है, आप कहेंगे धनुष, बो। ठीक है, ये इनका एम्बलम है। फिर प्यारे बच्चे चेर वंश के बारे में ही मैंने आपको बताया कि चेर वंश कहां कहां पर था, तो केरल व तमिलनाडु का हिस्सा, केरल व तमिलनाडु का हिस्सा था जहां पर चेर वंश रहा करता था या चेर वंश का शासन था। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूं इसके संस्थापक की, तो आप कहेंगे उदयन जरेल, उदयन जरेल ये इसका संस्थापक है। उदयन जरेल को मैंने कहा कि इसे पियदस्सी कहा जाता है। ये बताया एक फैक्ट, पूरा देखते रहिए, पूरा ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फिर मैंने आपको बताया कि आपका श्रीलंका का एक शासक है, जो लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। श्रीलंका का शासक तिस्य, इसे पियदस्सी। और प्यारे बच्चे अशोक को किसने कहा, टर्नर ने कहा कि भाई अशोक ही पियदस्सी है। ये चीजें मैंने आपको इसमें बताई हैं। उसके अलावा इनकी राजधानी बंजीपुर, करियर और तोंडी बताई है। ये उपाधि है आपके उदयन की, इसकी उदयन जरेल की। पियदस्सी क्या है, इसकी उपाधि। ये दक्षिण भारत का प्रियदस्सी है। इसके अलावा कुछ बताया नहीं, लिखवाया। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे देखिएगा अगला। अगर आप इस तरीके से खुद से भी पढ़ेंगे तो पॉसिबल ये नहीं है कि आपको चीजें याद ना हो। फिर अगला शासक आता है शेख गुटुवन। इसकी 2 उपाधियां हैं, लालचेर, भल्लाचेर उपाधियां हैं। इसने सती कन्नगी पूजा शुरू करवाई और इसमें गजबाहु शासक, जो कि श्रीलंका का शासक था, इसमें भाग लेने के लिए आता था। इसने सती कन्नगी कौन है, कन्नगी के बारे में बताओ मैम, पढ़ाऊंगी आज मैं आपको, संगम युग पढ़ाऊंगी। और प्यारे बच्चे संगम युग में पियदस्सी का मतलब होता है सौरभ, अशोक के समय बताया था, जो प्रिय होता है, जिसको राजा, ऐसा राजा जिसने प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए और प्रजा ने उसको प्रियदर्शी कह दिया कि प्रियदर्शी है ये। ठीक है,
तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो ये आपकी कन्नगी कौन है, ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। तो कन्नगी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। मैं कन्नगी के बारे में आपको प्यारे बच्चे बताऊंगी अभी जब संगम साहित्य पढ़ाऊंगी। वहां पे एक प्रेम कहानी है कन्नगी और आपके इनके पति की और इनके पति की प्रेमिका की। तो अभी आपको ध्यान रखना है कन्नगी पूजा किसने शुरू करवाई थी, तो आप कहेंगे शेख गुटुबन ने, जो कि चेर वंश का शासक था। ठीक, आगे देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट है पेरून जेरल, जिसने गन्ने की खेती शुरू की, ये अगला शासक है। और अंतिम शासक मांदर जेल इम्पोरोई। ये सब क्वेश्चंस नहीं आता है, क्वेश्चन सिर्फ आएगा चेर वंश का संस्थापक, उनकी राजधानी, उनका आप कह सकते हैं कि उनका जो एम्बलम है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। इतना ही आपका चेर वंश है, इससे ज्यादा एग्जाम में न पूछा जाएगा और आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उठाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। प्रियदर्शी के कई सारे मतलब हैं सियाराम जी, आप ये नहीं कह सकते कि केवल सुंदर व्यक्ति ही प्रियदर्शी होता है। नहीं, अशोक तो सुंदर था ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आगे मुझे लगता है कल आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और फिर कल के बाद परसों में मिडाइवल हिस्ट्री शुरू कर दूंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे अगला वंश, जिसे हम कहते हैं, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, नोट करके बताइए फटाफट। फिर अगला वंश हम पढ़ेंगे पांडे वंश। अरे भाई शुभम द्विवेदी जी, अगर पूछा जाएगा दक्षिण भारत का तो आप लगाएंगे जरेल, और अगर पूछा जाएगा उत्तर भारत का तो आप लगाएंगे अशोक, जारेल या जेरल। अच्छा ठीक है, जारेल या जेरल कुछ भी लिख दो, इसमें इतना क्या ही कुछ किताबों में कुछ लिखा है। ज्यादातर आपको जो नाम उसका याद रखना है वो याद रखना है उदयन जरेल। नोट हो गया है। चलिए अगला देखिएगा पांडे वंश। पांडे वंश की जब हम बात करते हैं तो अभी आपने पढ़ा चेरों का एम्बलम क्या था या चेरों का सिंबल क्या था, तो आपने पढ़ा धनुष, इनका सिंबल था फिश यानी कि मछली। इनके संस्थापक का, चेर का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे उदयन जरेल। तो इनके संस्थापक का नाम क्या है, नेडियोन। ठीक है, और इसने समुद्र पूजा शुरू करवाई, समुद्र पूजा शुरू करवाई, समुद्र पूजा शुरू करवाई। ठीक है प्यारे बच्चे। उसके बाद इनकी राजधानी ध्यान रखिएगा, कोरकई बहुत कम पूछी जाती है क्योंकि मदुरई इनकी लंबे समय तक राजधानी रही थी। और पेपर में सबसे ज्यादा अभी तक जो मैंने क्वेश्चन देखा है पांडे वंश से, वो पूछा है कि पांडे की राजधानी क्या थी, तो मदुरई। कोरकई इनकी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए राजधानी थी, लेकिन मदुरई लंबे समय तक इनकी राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पांडे वंश की जानकारी अगर हम बात करते हैं तो इस लाइन को मैं लिखवा देती हूं, यहां पे करेक्शन कर देती हूं, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मिनट, ठीक कर रही हूं। ठीक तो है लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी जब आप पढ़ेंगे। आप ऐसे लिखेंगे, क्या कहते हैं, मेगस्थनीज की इंडिका में, यहां से मेगस्थनीज को भी काट देती हूं। लिखिएगा, इसको ऐड ऑन कीजिएगा, मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका मेगस्थनीज की इंडिका मेगस्थनीज की इंडिका में पांडे वंश की जानकारी मिलती है, फाउंड इन इंडिका इंग्लिश में।
मेगास्थनीज की इंडिका में पांडे वंश की जानकारी मिलती है, यानी मेगास्थनीज जो आपका मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेगास्थनीज जो है उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, तो आप मुझे बताएंगे कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज के इंडिका में पांडे वंश की जानकारी मिलती है, जो कि आपका दक्षिण भारत का एक अगला वंश है। चोल चेर पांडे में से पांडे वंश की जानकारी कौन सी बुक दे रही है, तो आप कहेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। तो प्यारे बच्चे, इनका प्रतीक चिन्ह मछली है, इनका संस्थापक का नाम नेडियोन है, समुद्र पूजा शुरू करवाई, राजधानी मदुरै। और प्यारे बच्चे, आपको यह भी बता दूं कि मेगास्थनीज की इंडिका में पांडे वंश की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त 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 चंद्रगुप्त, बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य सही है। ठीक है, आगे अब देखना, आगे जब हम बात करते हैं तो अगला शासक है नेजुडेलियन। नेजुडेलियन है, इसने कोवलन को दंड दिया। अब ये कोवलन कौन है, तो अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, कन्नगी। कन्नगी कोवलन की पत्नी है, और इस कोवलन को दंड किसने दिया था, नेजुडेलियन ने। क्यों दंड दिया था मैम, ये भी बताऊंगी, अभी कहानी सुनाऊंगी, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसने क्या किया, चेर और चोलों को संयुक्त रूप से हराया। किस युद्ध में, ताते यांगलम का युद्ध हुआ। इस वंश का अंतिम शासक मारवर्मन कुलशेखर था। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। नीरज कुमार जी, ऐसा क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो पहले मुझे ये बताएं कि क्या आप क्लासेस को रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न मेरा हर बच्चे से यही होता है कि क्या वो क्लासेस को रेगुलर कर रहा है। आपका जो बोरियत वाला चैप्टर है वो अब खत्म हो चुका है। अब मैं आपको संगम साहित्य बताऊंगी। संगम साहित्य किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, नेजुडेलियन कोवलन को दंड दिया, चेर और चोलों को इसने हराया, ताते यांगलम का युद्ध हुआ उसमें, और इस वंश का अंतिम शासक मारवर्मन कुलशेखर हुआ करता था। यही इसका आपका, ये नीरज कह रहे हैं नहीं मैम, तो फिर बेटा कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा बताइए। ठीक है, फिर इसमें मेरी क्या कमी है अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं कर रहे हो। प्यारे बच्चे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे संगम युग। अगर नोट कर लिया है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आराम से करना है, बहुत तेजी से नहीं भागना है। बेटा इनके नाम ऐसे हैं कि आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा या क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो आप उस पर टिक जरूर लगा सकते हैं। डन हो गया है, थैंक यू सो मच। तो ये आपका चोल चेर पांडे खत्म हुआ, और अब मैं आपको लेकर जाऊंगी संगम साहित्य की तरफ। संगम साहित्य के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं संगम साहित्य में आपको पढ़ाऊं उसके पहले प्यारे बच्चे, संगम साहित्य के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहती हूं, और वो पॉइंट्स ऐड ऑन करने के लिए मैं यहां पर एक स्लाइड ऐड करूंगी, इसको यहां लेके आऊंगी और यहां लिखूंगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूं। जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे संगम युग, थोड़ा नीचे से लिखना शुरू करती हूं, फिर स्लाइड को ऊपर कर दूंगी। संगम युग, संगम युग किसे कहते हैं? पहला जी, नया टॉपिक है बेटा, नया टॉपिक है संगम युग। ठीक, देखो अगर मैं संगम युग की बात करती हूं तो आप लिखेंगे ऐतिहासिक युग के आरंभ में, ऐतिहासिक युग के, ठीक है, के प्रारंभ में दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास,
क्रमबद्ध इतिहास। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है, हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है, हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। उसे संगम साहित्य, उसे संगम साहित्य कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? संगम साहित्य कहा जाता है। जी, 3 संगम हुए थे, 3 संगम हुए थे। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हुए थे, ठीक है। तो संगम युग में आपका किसको कहा जाता है? अब एक वर्ड आ रहा है यहां पर मैम बार बार, जो आप बार बार हमें पढ़कर भी सुना रही हैं, जिसका नाम है संगम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो संगम शब्द है या ये जो संगम वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है। तो संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी। गोष्ठी नहीं समझ आ रहा तो परिषद समझना, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। काउंसिल, परिषद यानी कि काउंसिल, अथवा गोष्ठी होता है, ठीक है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते हैं। जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं। इसी को हम संगम कहते हैं। यानी कि एक तरीके से आपके जो कवि और विद्वान होते हैं उनका एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप को मिलाकर हम संगम कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब है सीक्वेंस में। आप जब किसी भी चीज का सीक्वेंस में अध्ययन करते हो, स्टडी करते हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्रमबद्ध, यानी कि सीक्वेंस में। गोष्ठी क्या होता है? काउंसिल होती है, परिषद होती है, एक ग्रुप होता है, रोमा, ठीक है, जहां पर कवि और आपके जो विद्वान हैं वो एक साथ मिलकर बैठते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसे हम संगम कहते हैं। ये संगम का अर्थ होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई संगम युग के बारे में जानकारी कौन कौन देता है, आखिर संगम युग के जानकारी के स्रोत कौन से हैं, तो यहां लिखिएगा संगम युग की जानकारी के स्रोत। संगम युग की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, यानी कि प्यारे बच्चे सोर्स ऑफ संगम युग। संगम युग, कौन कौन से सोर्स हैं आपके संगम युग के जो हमें इसके बारे में जानकारियां देते हैं? तो आप प्यारे बच्चे पहला लिखिएगा अशोक के अभिलेख। क्या लिखेंगे? अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में, अभिलेख समझते हो? इंस्क्रिप्शन। अशोक के अभिलेखों में, अभिलेखों यानी कि इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेखों में चोल, चेर, पांडे, आपको बोला था ना मैंने। तो अशोक के अभिलेखों में चोल, चेर, पांडे, चोल, चेर, पांडे के बारे में बताया गया है।
के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसमें बताया? अशोक के अभिलेखों में। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे आगे मैं आपको इसमें बताने वाली हूं अगला, कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। लिखिएगा, पहला ये है। दूसरा, कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में लिख लिया है, मैं लिख देती हूं। सेकंड लिखिएगा, कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख में तमिल, ठीक है, अभिलेख में हमें तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। तमिल राज्यों का उल्लेख, ये दो इनकी जानकारी के स्रोत हैं। मैम ये नोट करना जरूरी है संगम युग, भाई आपकी मर्जी है, पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही। बेटा पांडे वंश की जानकारी उसमें मिलती है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, मैंने बताया है आपको। ठीक है, अब ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख और अशोक के शिलालेख, इनके बारे में बता रहे हैं। ये तो होगी आपकी लिखने वाली चीजें, आपने लिख लिया है, फटाफट बताइएगा। तमिल क्या है? अरे तमिल क्या है बेटा? तमिल एक भाषा है, तमिल एक साहित्य है, लिटरेचर है तमिल। ठीक है, ठीक। अब देखो यहां से ये चीजें लिख ली आपने, फटाफट बताइए ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। बेटा मैं सैड नहीं हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सैड हूं, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूं। ठीक, डन। आगे देखिए, अगर अब यहां पे बात करते हैं संगम साहित्य, तो प्यारे बच्चे ये आपका क्या कह सकते हैं कि संगम साहित्य जो है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, इसको यहां से चलो यहां से पढ़ेंगे संगम साहित्य। तो प्यारे बच्चे संगम साहित्य में इसका जो मूल विषय है साहित्य का, वो है वीरता और प्रेम, यानी ब्रेवरी एंड लव। ये इसका आपका बेसिक थीम है। इसका प्रमुख ग्रंथ संगम साहित्य का, जिसको हम कहते हैं तिरुकुरल ग्रंथ, और इस तिरुकुरल ग्रंथ के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तिरुवल्लोर। अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको अपने हाथों से लिख देती हूं। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आप कहेंगे मैम तिरुकुरल प्रमुख ग्रंथ है। तिरुकुरल के लेखक कौन है मैम? तो इसी के नाम पर है, तिरुवल्लोर। तिरुवल्लोर ये इसके लेखक का नाम है। ठीक है, और ये जो तिरुवल्लोर है प्यारे बच्चे, इसे कहा जाता है कि ये संगम का बाइबल है, संगम की गीता है, संगम काल का उपवेद है और संगम का पंचवेद है। क्वेश्चन आएगा, संगम काल का पंचवेद, संगम काल का उपवेद, संगम काल की गीता या संगम काल का बाइबल किसे कहा जाता है? तो मैम हम आंसर करेंगे तिरुकुरल ग्रंथ को कहा जाता है, और तिरुकुरल ग्रंथ को लिखने वाले व्यक्ति तिरुवल्लोर हैं। इन्हीं के नाम पर प्यारे बच्चे आपका मिलता जुलता नाम है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि किसको कहा गया है। ये संगम साहित्य का आपका प्रमुख ग्रंथ प्यारे बच्चे कहा जाता है। ठीक, मैच की आज बहुत चिंता है बच्चों को, मैच के लिए परेशान हैं। मैच शुरू हो गया है, मैच शुरू हो गया है, देख लेना, लेकिन प्यारे बच्चे पढ़ना भी जरूरी है।
ठीक है, तो पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आप आराम से मैच देखिएगा, मैं आपको रोकने वाली नहीं हूं। आप आराम से अपना मैच एंजॉय कीजिएगा, साथ में पॉपकॉर्न खाइएगा, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिएगा, जो करना है करिएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप पढ़ लीजिए। छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या क्या कहा जाता है, किन किन नामों से आपको बताया जाता है, तो आप कहेंगे संगम का बाइबल। बेटा आपका बाइबल ऑफ संगम, गीता ऑफ संगम, उपवेद ऑफ संगम और पंचवेदा ऑफ संगम, यही इंग्लिश होगी इसकी। ठीक है, आप लिख लीजिए बाइबल ऑफ संगम, गीता ऑफ संगम और उपवेदास ऑफ संगम, और इधर लिख दीजिए पंचवेदास ऑफ संगम। ये किसे कहा जाता है, तो भाई बुक का नाम तो यही है, ये लिखा हुआ है थिरुकुरल। ठीक है, किसने लिखी है, तिरुवल्लर ने। तिरुवल्लर इसके ऑथर हैं, ऑथर ऑफ तिरुकुलर आपके तिरुवल्लुर। ठीक, आगे देखिए, आगे प्यारे बच्चे आपने लिख लिया होगा, आगे देखना है यहां पर। अब देखो, अब प्रेम कहानी सुनो। आज आपको मैं पात्र बताने वाली हूं। मुझे लगता है कि ये जो पात्र है मैं आपको लिखकर समझाती हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। जैसे यहां तक पढ़ लिया, अब मैं स्लाइड ऐड कर देती हूँ, पहले लिखकर बता देती हूँ ताकि आपकी जो तस्वीर है वो साफ हो सके। यहां पे लिखविती भी जाऊंगी। देखो, सबसे पहले आप यहां पे पढ़ रहे हो, जैन धर्म से संबंधित है एक आपका ग्रंथ जिसे हम कहते हैं शिल्पादिकारम ग्रंथ। और प्यारे बच्चे, इसके जो ऑथर हैं वो हैं इलांगो आदिगल। एक मिनट, इलांगो आदिगल। इस ग्रंथ के लेखक कौन है, शिल्पादिकारम के लेखक इलांगो। ठीक है, इलांगो आदिगल, ये इसका नाम है, इलांगो आदिगल। ये कौन है, इसका लेखक है इलांगो आदिगल। अब ये जो शिल्पादिकारम है, इसमें कौन कौन से आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स, जिनको हम कहते हैं पात्र। तो प्यारे बच्चे, एक है कावेरी पत्तनम का कोवलन, जो कि एक व्यापारी है। मैं लिखकर बताती हूं, चलो लिखकर देखो जरा, एक बार लिखकर देखो, देखो ध्यान से। अब लेखक मैं बता चुकी हूं, शिल्पादिकारम। ठीक है, ध्यान से सुनना, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम क्या है, तो ये एक ग्रंथ है और इसके जो ऑथर हैं, इसके जो लेखक हैं, उनका नाम मैंने अभी बताया, इलांगो आदिगल। अब इलांगो आदिगल में आपके लेखक हैं और शिल्पादिकारम में क्या दिया गया है, इसमें मैम कुछ कैरेक्टर हैं, इसमें कुछ पात्र हैं, जिसमें से मैं ये कह सकती हूं कि पहला पात्र कावेरी पत्तनम। ठीक है, कावेरी पट्टनम के कोवलन व्यापारी, जो आपने अभी पीछे पढ़ा था, कोवलन व्यापारी। कौन है ये, एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, कावेरी पट्टनम के कोवलन, ये इसका एक कैरेक्टर है कोवलन। अब प्यारे बच्चे, ये जो कोवलन है, इस कोवलन की एक है पत्नी, पत्नी का नाम है कन्नगी। ठीक, कई जगह आपको दिखेगा कन्नगी ऐसा लिखा हुआ, कन्नगी। और इस कोवलन की एक प्रेमिका है, जो कि एक नर्तकी है, नर्तकी यानी कि डांसर, और इसका नाम है प्यारे बच्चों माधवी। तो इसकी प्रेम कहानी किसमें लिखी गई है, आपके शिल्पादिकारम में।
इसकी प्रेम कहानी लिखी गई है शिल्पादिकारम में। ये सारे कैरेक्टर हैं। ऐसा होता क्या है कि ये जो कोवलन व्यापारी है ये चेर वंश में व्यापार करता था। अब जब ये वहां पे जाता था, उस वंश में व्यापार करने के लिए जाता था, तो वहां पे इसे एक प्रेमिका मिलती है जिसका नाम है माधवी। माधवी से इसे प्यार हो जाता है और ये अपनी पत्नी से बहाना करके, इसकी पत्नी जो कि इसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा इसे प्यार करती है प्यारे बच्चे, कोवलन को, और ये कोवलन अपनी ही वाइफ को धोखा देकर और बहाना बनाकर अपनी प्रेमिका जिससे ये प्यार करता है माधवी, उसके लिए वहां पर चेर राज्य में बार बार जाना शुरू कर देता है। इसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं होता। अब क्योंकि ये एक व्यापारी है और व्यापारी को अपने बिजनेस पर, अपने व्यापार पर भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, पायल वाली कहानी बिल्कुल अभी मैं बताऊंगी। शिल्पादिकारम जो आप पढ़ रहे हैं इसे कहते हैं पायलों का गीत, या फिर इसे कहा जाता है नुपुर की कहानी। नुपुर की कहानी भी इसे कहा जाता है। नुपुर का मतलब है जो पायल आप पैरों में पहनते हो, नुपुर की कहानी। और इसे प्यारे बच्चे पायलों का गीत भी कहा जाता है। पायलों का गीत, पायल समझते हो ना, जो आप पैरों में पहनती हैं लड़कियां, घर की महिलाएं जो पहनती हैं। ठीक, अब ये हाँ भाई, प्यार का चक्कर है, बिल्कुल सही है बाबू भैया, प्यार का चक्कर है। तो ये वहां पहुंच जाता है, इसके बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है। और प्यारे बच्चे, जब इसके बिजनेस में लॉस होता है तो इसकी वाइफ, क्योंकि इससे बहुत प्यार करती है, तो ये इसके पास पायल होती है, ये अपनी पायल इसको देती है कि भाई तुम ये पायल लेकर जाओ और बाजार में जाकर बेच दो। ठीक है, पायल लेकर जाओ और बाजार में जाकर इसे बेच दो और अपना बिजनेस करो। लेकिन अभी होता क्या है, होता यह है कि उसी आपका जो चेर वंश है, वहां के राजा की जो रानी है उसकी भी पायल गुम हो जाती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो दोनों पायल सेम होती हैं, इसकी वाइफ की भी और उस रानी की भी। तो राजा ये आदेश देता है कि आप ध्यान रखो, वो जो पायल जिसने भी चुराई है वो उसे बेचने जरूर आएगा। अब ये बेचारा बेचने पहुंच जाता है, इसे वो जो इस राजा के जो लोग होते हैं पकड़ कर ले जाते हैं, इसे पकड़ कर लेकर चले जाते हैं और फिर इसे वहां सजा दे दी जाती है। तो बोला जाता है कि कन्नगी जो इसकी पत्नी है वहां पर पहुंचती है और चेर शासकों को श्राप देती है, और उसके श्राप के कारण ही कहा जाता है कि भाई ये जो कन्नगी है, इसके श्राप के कारण ही प्यारे बच्चे इसकी जो चेर वंश है इसकी समाप्ति होती है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी कहानी है। इसमें कहानी में ये सारी बातें कही गई हैं, शिल्पादिकारम में ये पूरी कहानी है। और फिर इसी का एक दूसरा पार्ट है, देखो यहां लिखा हुआ है, पात्र है केवलिन व्यापारी, दक्षिण भारत की पार्वती इन्हें माना जाता है, कन्नगी पत्नी। किसकी पत्नी है ये कन्नगी? तो ये आपके कोवलन की पत्नी है। फिर इसकी अगली स्लाइड पर देखना, जरा यहां लिखा होगा माधवी, जो कि यहां पत्नी नहीं है प्यारे बच्चे, ये प्रेमिका है। कौन है? माधवी इसकी प्रेमिका है कोवलन की। अब इनकी कहानी आपने सुन ली, ये कौन है? प्रेमिका। इनकी कहानी आपने सुन ली। अब इसी का शिल्पादिकारम का दूसरा पार्ट है मणिमेखल जो है ग्रंथ, और मणिमेखल के लेखक हैं सतनार। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनका पूरा नाम है सीतले सतनार। ऑथर का फुल नेम क्या है? ऑथर हैं सीतले सतनार। सीतले सतनार ये इनका पूरा नाम है। ये ऑथर है मणिमेखल का, जो कि एक ग्रंथ है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें किसकी बात है? माधवी से संबंधित। गलत बात है। हम कहेंगे कि इसका संबंध माधवी की बेटी से है। इसमें क्या है ये मैं आपको लिखकर बताती हूं। ठीक है, इसे यहां से रब कर देते हैं, अभी केवल आप याद रखो। तो मणिमेखलाई जो है प्यारे बच्चे, इसमें भी क्या दी गई है? इसमें भी प्रेम कहानी है। तो मैं इसको भी लिख के आपको बता देती हूं, लिखिएगा मणिमेखल। ठीक है, मणिमेखल जो मैं आपको पढ़ा रही, सॉरी मणिमेखल, इसके बारे में पढ़ा रही हूं, ध्यान से सुनना। अब मणिमेखल जो है ये भी एक प्रेम कहानी है। ठीक है, प्रेम कहानी।
ये प्रेम कहानी किसने लिखी है? मणिमेखल के ऑथर कौन है? लव स्टोरी, इसके लेखक, इसके ऑथर कौन है? तो मैंने अभी बताया शीतले सतनार, शीतले सतनार इसके ऑथर यानी कि लेखक हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इस मणिमेखले में क्या है? तो इसमें कहा जाता है कि इसमें आपके एक राजकुमार हैं, राजकुमार, और दूसरी तरफ है आपका कोवलन और माधवी की बेटी, कोवलन और माधवी की बेटी। माधवी कौन है? कोवलन की प्रेमिका, माधवी की बेटी। मैम राजकुमार का नाम क्या है और बेटी का नाम क्या है? राजकुमार का नाम क्या है? तो आप कहेंगे उदय कुमारन, उदय कुमारन ये एक राजकुमार है। और मैम माधवी और कोवलन की बेटी का नाम क्या है? तो मणिमेखले। क्या नाम है इनकी बेटी? और बेटी का नाम है मणिमेखले, मणिमेखले। ठीक है, मणिमेखले। एक मिनट, नाम में यह, एक मिनट, मणिमेखले, मेखले, मां पे डबल मात्रा आएगी, मेखले। तो इन दोनों की प्यारे बच्चे इसमें है प्रेम कहानी, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? मणिमेखल। इन दोनों की प्रेम कहानी किसमें है? मणिमेखल में दी गई है। तो ये कोवलन जो है, ठीक है, ये पूरी कहानी है, दोनों के बारे में हमने बात करी। तो दक्षिण भारत की जो कन्नगी या पार्वती है वो किसकी? कोवलन की पत्नी है। माधवी और इसकी कहानी मैंने बताई। आगे लास्ट है, संगम साहित्य में 8,898 कवियों ने भाग लिया, जिसे पांड्य शासकों ने आश्रय दिया। यानी पांड्य शासकों ने जो संगम आपके हुए थे, 3 संगम हुए थे, उनको किसने आश्रय दिया? पांड्य शासकों ने। 88,098 poets participated in the Sangal literature which was given shelter by the Pandey rulers। और इसमें कुल राज्य कितने थे उस समय? 197। आप इसको याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा। अब संगम देखो, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपका खत्म, इसलिए इसको पढ़ लो वरना कल के लिए ये रह जाएगा। देखो यहां पे लिखा है संगम साहित्य 3 वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, चोल, चेर और पांडे। तो संगम साहित्य में कौन कौन से वंश हैं? मैम चोल है, चेर है और पांडे हैं। ठीक है, अब इनमें से जो पहला संगम हुआ है वो मदुरै में और अध्यक्ष हैं अगस्त्य ऋषि। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। पहला मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा भी मदुरै में। पहले और दूसरे में अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि और प्यारे बच्चे, इसमें एक प्रमुख ग्रंथ लिखा गया था तोल्काप्पियम। तो दक्षिण भारत का पहला व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 8 प्रकार के विवाह हैं और ये कब लिखा गया है? दूसरे संगम में लिखा गया, दूसरे संगम में लिखा गया। 8 प्रकार के विवाह बताए गए। दक्षिण भारत का व्याकरण इसे कहा जाता है। और प्यारे बच्चे, आपके 8 प्रकार के विवाह दक्षिण भारत का व्याकरण ग्रंथ और दूसरे संगम में लिखा गया है। नहीं, इसके बाद और नहीं पढ़ाऊंगी, लास्ट है। ठीक, तो पहली मदुरै, दूसरी कपाटपुरम, तीसरी मदुरै। 2 में अध्यक्षता, पहले में और दूसरे में सेम पर्सनालिटी अगस्त्य ऋषि। दूसरे में एक प्रमुख ग्रंथ तोल्काप्पियम लिखा गया है और इसमें अध्यक्ष हैं नक्कीर। नक्कीर, ये आपका आज का क्लास था। आज के लिए आपको बस इतना ही करना है। कल मैं आपको यहां पर आगे की चीजें बताऊंगी और कल आपका क्लास सेम टाइम पर होगा। तो आज आपके जो मैच के 5 मिनट्स एक्स्ट्रा निकल गए हैं, ठीक है।
अक्षु कह रही है मैम लिखकर बता दो। लिखकर भी बेटा, लिखकर भी यही चीज रहने वाली है। जैसे 3 संगम हुए हैं, तो 3 संगम आपके कहां कहां हुए हैं? सॉरी, 1 मिनट। ये 3 संगम हैं। इन 3 संगम के बारे में अगर हम देखेंगे तो पहला आपका मदुरई में हुआ है, दूसरा आपका कपाटपुरम में हुआ है, और तीसरा आपका उत्तरी मदुरई में हुआ है। इसमें अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि हैं। देखो दोनों में लिखा हुआ है अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। ठीक है, दोनों में लिखा है अगस्त ऋषि। और प्यारे बच्चे यहां पर भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि हैं। और उत्तरी मदुरई में कौन है? नक्कीर, नक्कीर अध्यक्ष हैं। दूसरे वाले में एक प्रमुख ग्रंथ लिखा गया है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो यही आपका यहां पर, ठीक है, यही आपका यहां पर संगम युग है। ठीक, हाँ जी, एडवांस पीडीएफ मिल जाएंगी आपको मिडाइवल हिस्ट्री में। पूरी कोशिश ये करूंगी कि आपको एडवांस पीडीएफ मिल जाए। तो आज के लिए प्यारे बच्चे धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।